नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल सर राजस्थान PYQ प्रैक्टिस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने राजस्थान करंट से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के 5 सिद्ध हस्तशिल्पियों को मिला शिल्प गुरु पुरस्कार और 14 श्रेष्ठ हस्तशिल्पी राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित हुए। तो ये हो गया 5 शिल्प गुरु पुरस्कार है। 5 को कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को। और 14 लोगों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला है। कहाँ मिला है? तो नई दिल्ली मिला है। अब चलते हैं कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार जो 14 लोग हैं वो किन किन को मिला है, तो देखते हैं। 2017 में सुनील सोनी को मिला है। 2017, 18, 19 3 सालों की घोषणा हुई है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए। तो 2017 के कितने लोगों को मिला है? 2017 में 3 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला है। फर्स्ट नंबर पे है सुनील सोनी, इनका संबंध है थेवा कला से। सेकंड नंबर पे है शौकत अली, इनका संबंध है उस्ता कला से। थर्ड नंबर पे है कमलेश शर्मा, इनका संबंध है लकड़ी पर तार कशी। ये थे 2017 के 3 राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार विजेता। अब चलते हैं 2018 के। 2018 के भी 3 हैं। फर्स्ट नंबर पे है ओम प्रकाश जांगिड़, चंदन की लकड़ी पर कारीगरी। और फिर है सुनीता शर्मा, पेपर कटिंग कला। थर्ड नंबर पे है प्रेम देवी सोनावा। प्रेम देवी, ये सोनावा है, सोवावा नहीं है, सोनावा। ये है हैंडबॉल पेंटिंग से संबंधित। अब अपने लिए चलते हैं 2019 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कारों की तरफ। तो फर्स्ट नंबर पे हो गया आपके 2019 का गुलाब सिंह, इनका संबंध है सिल्वर मीनाकारी से। और सेकंड नंबर पे है मोहम्मद शरीफ, टाई एवं डाई कला। टाई एवं डाई कला में इनको मिला है। और थर्ड नंबर पे है कमल किशोर सोनी, इनको मिला है बोन कर्विंग में। बोन कर्विंग में। फोर्थ नंबर पे है श्यामलता गहलोत, कोफ्तगिरी कला में इनको मिला है। फिफ्थ नंबर पे है द्वारका प्रसाद सुतार, लकड़ी की कारागरी के लिए इनको मिला है। सिक्स नंबर पे दिनेश कुमार सोनी, इनको वर्क पेंटिंग के लिए मिला है। सिक्स नंबर पे है नेहा भाटिया, इनको मिला है कुंदल जड़ाई के लिए। फिर है धर्मेंद्र सिंह भल्ला, इनको भी कुंदल जड़ाई के लिए मिला है। तो इस प्रकार ये टोटल 14 राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार हो गए। अब लिए चलता हूँ आपको गुरु शिल्प गुरु पुरस्कार 2017, 19 और 18 की तरफ। 2017 का है विनोद कुमार जांगीड़, चंदन की लकड़ी पर नक्काशी। चंदन की लकड़ी पर नक्काशी के लिए 2017 का किसको मिला? विनोद कुमार जांगीड़ को मिला है 1 नंबर। 2 नंबर पे है श्री मोहनलाल सोनी, मिनिएचर पेंटिंग। इस प्रकार 2017 के शिल्प गुरु पुरस्कार विजेता है 2 लोग। अब चलते हैं 2018 के। गोपाल प्रसाद शर्मा, इनको मिला है मिनिएचर पेंटिंग के लिए। मिनिएचर पेंटिंग के लिए 2018 का एक व्यक्ति था जिनको ये शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है। 2019 के 2 लोगों को शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है। नंबर फर्स्ट पे है श्री मोहनलाल शर्मा, ब्रांस वायर से शीशम की लकड़ी पर तार कशी। ब्रांस वायर से शीशम की लकड़ी पर तार कशी के लिए। सेकंड नंबर पे है आसाराम मेघवाल, मिनिएचर पेंटिंग। इस प्रकार 2019 का शिल्प गुरु पुरस्कार 2 लोगों को मिला है। तो टोटल शिल्प गुरु कितने लोगों को मिल गया? 5 लोगों को मिला राजस्थान में। ये राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार है, शिल्प गुरु और राष्ट्रीय सिद्धहस्त पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, इसका स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है कब? 28 नवंबर को। स्थापना दिवस समारोह
28 नवंबर को मनाया गया है। और जवाहर कला केंद्र जयपुर में ब्रजभाषा अकादमी का स्थापना दिवस आयोजित हुआ। कहाँ हुआ था? जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में है, वहाँ ब्रजभाषा अकादमी का स्थापना दिवस आयोजित हुआ था। तो स्थापना कब हुई थी? 28 नवंबर 1985 को राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना हुई। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष है। और ये कला संस्कृति से संबंधित अकादमी है। तो कला संस्कृति मंत्री कौन है? डॉक्टर बी डी कल्ला। डॉक्टर बी डी कल्ला कला संस्कृति के मंत्री है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ 29 नवंबर को, अर्थात आज 29 नवंबर है, तो आज मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क वितरण योजना का शुभारंभ करेंगे। कौन? सीएम अशोक गहलोत करेंगे। तो राज्य स्तर पर, और राज्य स्तर के साथ साथ ब्लॉक स्तर और जिला स्तर और पंचायत स्तर पर भी इसका शुभारंभ किया जाएगा, अर्थात पूरे राजस्थान में ये लागू हो जाएगी। तो इसके लिए निःशुल्क फॉर्म वितरण योजना क्या है? कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सूट निःशुल्क दिए जाएंगे, अर्थात 2 सेट है निःशुल्क दिए जाएंगे। फैब्रिक मतलब कपड़ा, प्रति स्टूडेंट 2 सेट कपड़े के निःशुल्क दिए जाएंगे। ठीक है। विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, अर्थात जो कपड़ा होगा उसको सिलने के लिए 200 रुपये हर एक विद्यार्थी के खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे कक्षा 1 से 8 तक के। निःशुल्क फॉर्म यूनिफॉर्म फॉर्म ये है, यूनिफॉर्म है ये। यूनिफॉर्म वितरण योजना में 67,58,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। कितना? 67,58,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। और इस योजना पर 500.10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये होगा उनका टोटल व्यय राजस्थान सरकार का इस योजना पर। अब चलते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसका शुभारंभ भी आज 29 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। ये क्या है? ये है मिड डे मील योजना के अंतर्गत राज्य के विद्यालयों में, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को सप्ताह में 2 दिवस मंगलवार और शुक्रवार, ये याद रखना है, सप्ताह में 2 दिवस कौन सा है? मंगलवार और शुक्रवार। मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, अर्थात जो पाउडर से दूध बनाया जाएगा वो उन बच्चों को दिया जाएगा। कैसे? कक्षा 1 से 5 तक, 1 से 5 तक विद्यार्थियों को 15 ग्राम पाउडर से तैयार 150 मिलीलीटर दूध पिलाया जाएगा। और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 20 ग्राम पाउडर मिल्क से तैयार 200 मिलीलीटर तैयार दूध चीनी मिलाकर पीने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, अर्थात पाउडर पियो मस्त रहो। नेक्स्ट ऑप्शन है, बाल गोपाल योजना में 476.44 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। कितने? 476.44 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ये था अपना मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म निःशुल्क वितरण योजना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है? सेव अभियान। सेव अभियान, सेव अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? सेव अभियान का शुभारंभ देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अलवर जिले से शुरू किया गया है। कहाँ से किया गया है? शुरू किया गया अलवर जिले से। किसने किया? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने किया। टीकाराम जूली ने इनका क्या है? शुभारंभ किया है। अब सेव अभियान को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
एवं यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में शुरू किया गया था। अर्थात इसमें दो संस्थाएं हैं, एक राजस्थान का मंत्रालय सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, दूसरा है यूनिसेफ राजस्थान में। यूनिसेफ की संस्था राजस्थान में जो काम कर रही है वो यूनिसेफ संस्था, दोनों ने मिलकर के इसको शुरू किए। सेव की फुल फॉर्म क्या है? सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्स एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये सेव की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है सेव अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिसे मुख्य रूप से शिक्षा, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है। ये था सेव अभियान, अलवर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति। इसको 25 नवंबर इसका अनुमोदन कब किया था? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 2022 का अनुमोदन 25 नवंबर 2022 को किया था। नई योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन इकाइयाँ 15 फीट चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अनुमत होगी। यानी जो भी कोई पर्यटन की इकाई लगाएगा 15 फीट चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर एवं अधिकतम कितनी? 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अनुमति उसकी होगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है वह योजना में इकाइयों की स्थापना एवं संचालन के लिए स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट सहित अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है पॉइंट इसका, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। ठीक है, अब एक पॉइंट बता रखा है अपने इधर इस फोटो में, 2022 में देशी पर्यटकों की संख्या कितनी थी? संख्या में 90.4% की वृद्धि। देशी पर्यटकों की संख्या कितनी हुई? 90.4% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट है इस वर्ष सितंबर तक 1.64 लाख विदेशी सैलानी राजस्थान आए। तो ये थी पर्यटन नीति। रिप्स का अनुमोदन भी 25 नवंबर 2022 को किया है। नेक्स्ट चलते हैं एक क्वेश्चन है, राजस्थान का नवाचार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस में प्रथम। अब क्या है ये? नीचे इसकी न्यूज़ है, ये राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। अपने राजस्थान के इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। श्री गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा नवाचार करते हुए नेशनल ई गवर्नेंस के तहत गंग केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था। कौन सा? गंग केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिससे किसानों को नहर से छोड़े जाने वाले पानी की रियल टाइम जानकारी मिलती है। अर्थात इससे क्या हो रहा था कि किसानों को जो नहर में पानी छोड़ा जा रहा था उसकी जानकारी मिलती रहती थी, भी कितना छोड़ा गया, कब छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। कौन से को? गंग केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किया गया है। भारत सरकार द्वारा जम्मू में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, कौन सा? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के तहत प्रथम स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है, मतलब गोल्ड मेडल मिला इसको। केंद्रीय मंत्री ने पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी दी। गंग केनाल प्रोजेक्ट हेड एवं तत्कालीन जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियाड़ स्याग, श्री परमजीत सिंह सहित अन्य अधिकारियों को पुरस्कार दिया गया है। ये उस समय तत्कालीन क्या थी, गंगानगर की जो डीएम थी श्रीमती रुक्मणी रियाड़, उसको मिला है, उन्होंने इसको ग्रहण किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट काम का क्वेश्चन है, सेई एवं साबरमती नदी पर जलाशयों के निर्माण के लिए 2554 करोड़ रुपए मंजूर। अभी परियोजना क्या है अपने इसको डिटेल से भी देख लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई नदी एवं साबरमती नदी पर जलाशयों के निर्माण के लिए 2554.23 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी। अर्थात ये सेई परियोजना है, ये दो नदियों के सेई साबरमती नदियों की, और ये कहाँ पे है? उदयपुर की कोटड़ा तहसील में है। अब इससे जिले कौन से लाभान्वित होंगे वो भी देखेंगे अपने।
श्री गहलोत के इस निर्णय से पाली एवं सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अर्थात परियोजना कौन सी है? सही। कहाँ पे है? कोहड़ा उदयपुर में। लाभान्वित जिले कौन से है? पाली और सिरोही है। अब इसके प्रस्ताव में क्या क्या है वो चलते आगे। प्रस्ताव के अनुसार सई और साबरमती नदी पर बन रहे जलाशयों से पानी प्रेशराइज पाइपलाइन, ग्रेविटी पाइपलाइन एवं टलन अर्थात सुरंग के माध्यम से ज्वाई बांध में छोड़ा जाएगा। कितना? ज्वाई बांध में छोड़ा जाएगा। सेई नदी और साबरमती नदी पर जो भी बांध या जलाशय बनेंगे उनका पानी प्रेशराइज पाइपलाइन, ग्रेविटी पाइपलाइन एवं टलन के माध्यम से ज्वाई बांध जो है उसमें छोड़ा जाएगा। और उस बांध से फिर आगे क्या होगा कि पाली और सिरोही के लोगों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा। तो ये चर्चा में थी पहले भी और अब फिर चर्चा में है। जलाशयों का निर्माण पूरा होने पाली जिले के 9 कस्बे पाली, रोहट, जैतारण, सुमेरपुर, बाली, देसूरी, सोजत, रायपुर, मारवाड़ जंक्शन और 560 गांव एवं सिरोही जिले के शिवगंज कस्बे के साथ ही 178 गांवों को पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 2022-23 में पाली और सिरोही जिले में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए उदयपुर कोटड़ा तहसील में सई और साबरमती जलाशय के निर्माण की घोषणा की थी। तो ये था अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। इसमें क्या है? पौंड निर्माण में, पौंड अर्थात जो कच्चे तालाब या पक्के तालाब होते हैं, वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए उनके निर्माण में सरकार 70% का अनुदान दे रही है। और वो किस प्रकार से दे रही है वो शर्तें देख लेते हैं अपने। कृषि राज्य बजट में वर्ष 2022-23 में राजस्थान में सिंचाई मिशन के तहत आगामी 3 वर्षों में राज्य सरकार 45,000 किसानों को 375 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। एक पॉइंट तो ये 375 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। तो किस प्रकार से देगी और ये पौंड योजना है क्या? यह पौंड जल का संचय कर फसल उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। योजना किसानों की जीविकोपार्जन के साथ ही बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में उपयोगी कदम साबित हो रही है। इस योजना में न सिर्फ फसलों को पानी उपलब्ध हो रहा है बल्कि इसे वर्षा जल के संचय से भूजल स्तर सुधारने में भी बढ़ावा मिल रहा है। अर्थात बंजर भूमि में फसल पैदा होने के साथ साथ, उपजाऊ होने के साथ साथ वर्षा का जल है उसका संग्रहण किया जा रहा है ताकि बंजर भूमि में भी फसल पैदावार की जा सके। दूसरा कि इससे जल संग्रहण करने से जो भूजल स्तर है वो भी धीरे धीरे सुधर रहा है या उसमें सुधार आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब योजना के अंतर्गत लाभ दिया कैसे जाएगा वो देखते हैं। लाभ है योजना के अंतर्गत न्यूनतम 40% लघु एवं सीमांत किसानों को लाभान्वित किया जाता है। साथ ही उन्हें 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम मतलब कम से कम 0.3 हेक्टेयर सिंचित भूमि होना जरूरी है। अर्थात 0.3 हेक्टेयर सिंचित भूमि होना जरूरी है वरना इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है एक मिनट के लिए थोड़ा खिसका लेते हैं अपने। योजना में अनुदान कच्चा फार्म पौंड निर्माण के लिए लघु एवं सीमांत कृषक को लागत का 70% या अधिकतम राशि 73,500 रुपये जो भी कम होते हैं। अर्थात अगर कोई कच्चा तालाब बना रहा है उसके लिए लघु और सीमांत किसान को लगभग लागत का 70% तो या अधिकतम 73,500 रुपये जो भी कम हो
70% मतलब 73,500 से कम होगा तो वो मिलेगी लागत का, या फिर अगर 73,500 है तो वो मिल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी 73,500 से। और अन्य किसान अर्थात लघु एवं सीमांत किसानों को छोड़ के जो अन्य किसान हैं उनके लिए 60% अधिकतम या 63,000 रुपये जो भी हो लागत का अनुदान दे होगा। ये तो है कच्चे पौंड के। अब बात आती है पक्के पौंड के लिए। तो पक्के पौंड के लिए क्या है? पक्के पौंड के लिए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड के लिए लघु एवं सीमांत कृषक को लागत का 70% या अधिकतम राशि कितनी है? 1,05,000 जो भी कम होते हैं। अब लघु एवं सीमांत किसान को छोड़कर अन्य किसानों के लिए क्या है? लागत का 60% या अधिकतम 90,000 रुपये जो भी हो वो अनुदान दिया जाता है। ये इसकी शर्तें हैं। इस प्रकार से अपने आज राजस्थान के जो मुख्य मुख्य एग्जाम की दृष्टि से जो बन रहे थे क्वेश्चन वो अपने किए हैं। तो मैं इसकी पीडीएफ जिस किसी को लेनी हो तो उसके लिए टेलीग्राम का लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन करो और कमेंट करो जिसको भी चाहिए पीडीएफ। ये मैं पीडीएफ ये डाल दूंगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।